तीन। नमस्ते बच्चों, टीएमसी वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पुष्पा पालकर। अ, गए पार्ट में हमने 10वीं का जो शब्द के भेद पार्ट 1 का हमने अध्ययन किया था। तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये हमने देखा था, बरोबर है। और आज हमने क्या देखना है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हम अभी बारी बारी से देखेंगे। विकारी सव्यय शब्द ये 4 होते हैं। अविकारी अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो ये अविकारी शब्द अभी हम देखेंगे। उसमें से पहला देखेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। सर नेक्स्ट। देखो बच्चों, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय, अ अधिक व्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, बरोबर। मतलब उस लिंग में वो बदल नहीं होता है, वचन में, कारक के कारण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अव्ययकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो उनमें से 4 कौन कौन से देखिए अव्यय के भेद। अव्यय निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें जरा ज्यादा मतलब मनोरंजनात्मक है वो विस्मयादि बोधक। ये बच्चों को जरा ज्यादा ध्यान में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें हर भेद को अच्छे से अपने दिमाग में लेना है, हर भेद को अच्छे से हमें समझना है, ताकि परीक्षा में अगर आपको कोई भी शब्द, कोई भी बात अगर पूछी जाए तो आपको क्या करना है? उसका ठीक तरह से सादरीकरण करना है, आपको ठीक तरह से वो लिखना है। ठीक है, तो हम पहला क्या देखेंगे अभी? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या देखेंगे हम? क्रिया विशेषण अव्यय। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए, हाँ, क्रिया विशेषण अव्यय जैसे वो रीति को सूचित करता है। रीति यानी कि उस काम को कैसे धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है, गीता धीरे धीरे चलती है, सीमा धीरे धीरे बोलती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? रीति हुआ सूचक। जैसे लता मंगेशकर सुंदर गीत गाती है, तो सुंदर ये तो विशेषणात्मक हुआ, लेकिन कैसे गाती है वो? सुरीली, सुरीला गीत गाती है। लता मंगेशकर जी सुरीला गीत गाती है। तो ये जो रीति होती है, छोटे बच्चे जोर जोर से आवाज करते हैं, बराबर। छोटे बच्चे जोर जोर से आवाज करते हैं, खेलते करते ना आवाज। तो ये जो शब्द है धीरे धीरे, जोर जोर से, तो इन शब्दों, ये शब्द क्या हमें प्रतीत करते हैं? रीति। उस वाक्य में हमें रीत बताते हैं कि वो वाक्य किस तरह से लिखा गया है। धीरे धीरे चलता है तो क्रिया की रीति सूचित करता है। हाँ, बहुत धीरे धीरे चलता है तो ये क्रिया का परिमाण सूचित करता है। धीरे धीरे मतलब ज्यादा धीरे धीरे, कम धीरे धीरे या बहुत धीरे धीरे। तो वो क्या करता है? क्रिया का परिमाण सूचित करता है। जैसे बहुत धीरे धीरे चलता है, मतलब जैसे स्लो बोलते हैं ना, वो स्लो मोशन चलते हैं, उस तरह से। अभी देखिए दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, ऊपर चढ़ने लगा। अभी ऊपर, ऊपरी शब्द क्या है? स्थान का हमें प्रतीत करता है, स्थान सूचक है, बराबर है। बट टेबल पर, ऊपर, टेबल के नीचे, किसके पीछे, ये जो स्थान सूचित करता है। बगीचे में, बराबर है, कुएं के पास, रास्ते के पास, रास्ते के बाजू, नदी के किनारे, ये जो सब शब्द है वो क्या सूचित करते हैं? स्थान सूचित करते हैं। जैसे ऊपर चढ़ने लगा, तो ऊपर ये क्या है? क्रिया का स्थान सूचित करता है। अभी आगे देखिए कि रविवार है, आज रविवार है, तो क्रिया का काल और समय दोनों सूचित करता है। जैसे हम अभी तो आज तो कौन सा वार है? मंगलवार है, तो हम बोलेंगे आज मंगलवार है। तो क्रिया का काल भी सूचित कर रहा है
और समय भी सूचित कर रहा है, काल समय, ठीक है, और क्रिया भी सूचित कर रहा है। तो आज रविवार है, इस वाक्य में क्रिया का काल और समय सूचित हो रहा है। तो ये जो सब क्रियाएं हैं ये कैसी है, इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। सर नेक्स्ट, अभी देखिए मैंने इसमें थोड़ा नाम संज्ञा जोड़ दी है। हाथी धीरे धीरे चलता है, बराबर। अभी मैंने आपको राम का उदाहरण दिया था, गीता का उदाहरण दिया था, उस तरह। तो हाथी धीरे धीरे चलता है, तो इसमें धीरे धीरे क्या हुआ है, क्रिया की रीति सूचित करता है। दूसरा वाक्य है हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया का परिमाण, परिमाण यानी के मतलब उसे माप तोल रहा है, जैसे हम किसी वस्तु को मापते हैं, तोलते हैं, उसी तरह हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है, यह क्रिया का परिमाण सूचित करता है। तीसरा वाक्य है चंदन ऊपर चढ़ने लगा, यह क्रिया का स्थान सूचित करता है। तो जो क्रिया का स्थान सूचित करता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, और जो रीति का सूचित करेगा उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, और परिमाण रहेगा तो परिमाण क्रिया विशेषण कहेंगे। इस तरह भेद शब्द के, ठीक है। आगे देखिए 4, आज रविवार है, क्रिया का काल और समय सूचित करता है। तो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। ये आपको इसकी परिभाषा ध्यान में रखना है कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द, अभी विशेष जानकारी देने शब्द कौन है, क्रिया कौन सी है, धीरे धीरे, वो क्या कर रहा है, चल रहा है। कौन चल रहा है, हाथी चल रहा है। तो ये जो जानकारी देने वाला शब्द है उस शब्द को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला अव्यय क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अभी क्रिया विशेषण अव्यय के उपभेद देखिए। उपभेद उसके मराठी में बोलते पोटभेद, उस तरह से। काल वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इनमें समय का बोध होता है। कालवाचक यानी कि आज, कल, परसों, इस तरह से, कब, कहाँ, सदा, हमेशा, अभी, ये जो जितने जो शब्द है, मतलब नित्य, सतत, तुरंत, अभी के अभी, ये जो सभी शब्द है ये कैसे हैं, शब्द कालवाचक। अभी इनसे तो आप अनेक वाक्य तैयार कर सकते हो। परीक्षा में आपको तो ऐसा ही 2 गुण के लिए आता है कि काल क्रिया विशेषण अव्यय, इनमें समय का बोध होता है। तो आपको कैसे शब्द प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में से आप कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानिए, ऐसा आपको प्रश्न आता है। तो ये थोड़ा ठीक से ध्यान में रखिए। देखिए पहला वाक्य क्या है, अब से ऐसी बात नहीं होगी। अब से, अब देखिए मैंने उसको लाल कलर से हाईलाइट किया है। अब ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा वाक्य देखिए, ऐसी बात सदा से होती आ रही है। ऐसी बात सदा से होती आ रही है। तो सदा, सदा मतलब हमेशा, नेमी, ऑलवेज। वह कब आया, मुझे पता ही नहीं चला। कब, तो ये जो तीनों वाक्यों में जो शब्द है, अब, सदा, कब, ये जो शब्द है, ये शब्द क्रिया विशेषण का अव्यय के उपभेद है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखिए, आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य, जब, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल, और कभी, ये जो सब शब्द है इनका आप लोगों ने क्या करना है, एक एक वाक्य बनाना है और अपनी कॉपी में। और जब आप वाक्य बनाओगे तब ये जो शब्द है इन शब्दों को आप लाल पेन से हाईलाइट करो, फिर आपको ध्यान में रहेगा हमेशा के लिए कि ये क्रिया विशेषण अव्यय के उपभेद है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, समय का बोध कराते हैं। ध्यान में रहेगा आपके। चलेंगे आगे, चलो अब आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट,
अभी देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि जब स्थान मतलब जगह, जैसे थाना में बहुत बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटलाइजेशन है, या तो नागपुर की संतरी बहुत प्रसिद्ध है, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। इस तरह से आप जो वाक्य है मतलब वो स्थान दर्शाते हैं, बराबर है। तो ये जो है नागपुर, भारत, थाना, ये वे, तो ये बड़े वाक्य में आता है। लेकिन जब छोटे छोटे वाक्य में आता है तो यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहां से, इधर उधर, ये सब क्या है? स्थानवाचक शब्द है। तो ये स्थानवाचक जो शब्द है ये क्या कराते हैं हमें? स्थानवाचक शब्द स्थान का, उस ठिकान का, उस प्लेस का हमें ज्ञान कराते हैं। जैसे वह यहाँ नहीं है, वह, तो वह कौन होगा? राम, श्याम, सीता, गीता, कोई तो भी होगा। अभी वह मतलब ये लड़के के लिए शब्द इस्तेमाल किया है, तो वह यहाँ नहीं है, तो लड़के के लिए भी इस्तेमाल करते। कोई पूछेगा कि गीता यहाँ पर है, तो हम लोग नहीं, वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ, यहाँ मतलब इस स्थान पर नहीं है। दूसरा शब्द है वह कहाँ जाएगा? कहाँ, कहाँ मतलब किस जगह जाएगा, वो कहाँ जाएगा? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक लेकिन स्थानवाचक। अभी वहां कोई नहीं है, वहां, वहां यानी कि उस जगह पर कोई नहीं है। जहां तुम हो वहां मैं हूं, मतलब जिस जगह पर तुम हो वहां पर मैं हूं। लेकिन इस यहाँ पर सिर्फ जहां, ये एक ही शब्द रहेगा, इसमें दूसरे वहां मैं हूं, वहां पे आपको वहां उस वाक्य में स्थान दर्शक आप नहीं बताओगे। आप किसको बताओगे स्थान दर्शक? जहां शब्द को। तो जिस वाक्य में यहाँ, वहां, कहाँ, जहां, यहाँ से, वहां से, इधर उधर, ऐसे जो शब्द वाक्य में सूचित करते हैं, वो वाक्य क्या दर्शाते हैं? हमें स्थान दर्शाते हैं। तो उन वाक्यों के हम क्या बोलेंगे? इन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। सर नेक्स्ट, अभी देखिए दिशावाचक क्रिया विशेषण शब्द। अभी आप में क्रिया विशेषण जब भी आपको पाठ में आएगा तो आपको स्थान, काल, समय, स्थान, दिशा, ये आपको शब्द याद रखने, फिर आपको समझने में एकदम से, मतलब एकदम आपको इजी जाएगा। आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो व्याकरण एकदम इजी है, ऐसा लगेगा आपको। तो वो जो शब्द को आपको ठीक से ज्ञात करना है, ठीक से आपको समझना है कि ये शब्द के मायने क्या है, ये शब्द हमें कौन सा अर्थ दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, बरोबर। अभी दिशा, दिशावाचक, दिशा कितनी है? आपको तो भूगोल, भूगोल में तो आप पढ़े हो, कितनी दिशा है? हाँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और भी है ना, 10 दिशाएं हैं, 10। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, 10 दिशाएं हैं, बराबर। तो दिशाओं का, इसमें दिशाएं नहीं पूछी जाती है, आपको किस दिशा में, मतलब किस साइड में, किस कोने में, किस ओर, ये आपको दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा। जैसे अव्यय से दिशा का बोध होता है, जिस अव्यय से, जिस शब्द से दिशा का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, बराबर। अभी देखिए जैसे इधर उधर, जिधर, दूर, परे, परे मतलब उसके आगे, परे, अलग। तो ये जो वाक्य दिया आपको, पहला वाक्य, इधर वह नहीं आया, इधर मतलब इस दिशा में, इस साइड में, इस ओर वो नहीं आया। और अ में आ की मात्रा और अ में ओ की मात्रा, और अ में औ की मात्रा, और मतलब की और मतलब अधिक, मराठी में बोलते आणि, एंड, इस तरह से। तो इधर और शब्द अलग है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन और मतलब दूसरी ओर, तो किस तरह से होगा? इधर वह
नहीं आया है, वह दूर से आया है, दूर। तो इधर और दूर ये शब्द क्या है? दिशावाचक शब्द है। तो अभी जो मैंने आपको शब्द दिए हैं देखो, इधर, उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, इन सब शब्दों को आपने क्या करना है? वाक्य बनाना है आपकी कॉपी में। और जब आपकी कॉपी में जब आप वाक्य बनाओगे तो आपको क्या करना है? वाक्य बनाकर वो जो शब्द है दिशावाचक, उन शब्दों को आपने लाल कलर से हाईलाइट करना है। देखिए फिर आपको पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा लगेगा और आप अच्छे से याद कर सकोगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, थोड़े से दिए शब्द वापस दिए मैंने, इधर, उधर, जिधर, दूर, परे, अलग। हाँ, तो इस शब्द का आप वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्लाइड डबल आया है, तो फिर से बोल रही हूँ, इधर, उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं, आर पार। दाहिने मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड, इस तरह से। आर पार मतलब उसके उसके एकदम आगे या उसके एकदम पीछे, आर पार। तो इधर इस तरह से, इधर वह नहीं आया, वह दूर से आया, मेरे दाहिने हाथ में घड़ी है, और वे अलग अलग बैठे हैं, और उनका रवैया सबसे परे है, और नदी के आर पार झाड़ी ही झाड़ी है। इस तरह से आपको ये सब वाक्य तैयार करने हैं, और वाक्य तैयार कर करके जो दिशावाचक शब्द है, उन दिशावाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय है, उनको आपने क्या करना है? लाल पेन से हाईलाइट करना है, ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे, और जब आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से उसका उत्तर दे सके। सर नेक्स्ट, अभी देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक यानी कि अभी हमने देखा था पहले कि रीतिवाचक किसे कहते हैं? कि उस अव्यय से क्रिया का बोध होता है। जैसे देखिए, शेर तेज भागता है। ओके, शेर तेज भागता है। पंछी आसमान में धीरे धीरे उड़ रहे हैं। अचानक मेरे सामने शेर आ गया। लगातार बारिश हो रही है। तो ये सब रीत बताते हैं। इस वाक्य में क्या बताते हैं? रीत बताते हैं कि वो तेज भागता है, वो अचानक आया, लगातार बारिश हो रही है, उमड़ घुमड़ कर बारिश हो रही है, या तो मोर ठुमक ठुमक कर नाचता है, बराबर, कोयल कू कू करके सुरीले स्वर में गाती है। इस तरह से ये जो सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, इनको आपने क्या करना है? अच्छे से ध्यान में रखो बच्चों। देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी परीक्षा में आपको 1 गुण के लिए आता है। तो ये जो शब्द है तेज, अचानक, लगातार, ये जो शब्द है, ये कौन से शब्द है? रीतिवाचक। ये क्रिया का भाव दर्शाते हैं कि किस तरह से क्रिया हो रही है। ठीक है सर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अभी देखिए बच्चों, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक, संबंध तो एक दूसरे से संबंध होता है, हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं। संबंध सूचक, कोई हमारे इसमें बात करने की कोई वजह होती है, कोई कारण होता है, बिना कारण तो कोई बात नहीं होती है, तो ये संबंध होता है। तो वो शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय। तो जो अव्यय, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ये परिभाषा है, संबंध सूचक अव्यय की ये परिभाषा है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, वाक्य के दूसरे शब्द के साथ दिखाता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे एक देखिए, पहला, घर के सामने पेड़ है, बराबर। अभी इसमें आप क्या करोगे? घर के सामने पेड़ है, ये वाक्य दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। घर के सामने है, घर के सामने है, या तो फिर सामने पेड़ है, बराबर। 2 वाक्य हुए। घर के सामने पेड़ है, सामने पेड़ है। लेकिन सामने ये शब्द क्या है? संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है हमें? संबंध दर्शाता है। और किससे संबंध दर्शाता है हमें? घर और पेड़ से। किससे संबंध दर्शाता है? घर और पेड़ से। तो घर और पेड़ का संबंध है, इसलिए
सामने ये शब्द क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। दूसरे वाक्य में देखिए, वह घर की ओर चल पड़ा, घर की ओर चल पड़ा, और नहीं, घर की ओर चल पड़ा। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, और यानी कि अधिक, आनी, एंड ऐसे बोलते हैं हम। और एक ही मात्रा चाहिए, ओ की मात्रा चाहिए, और की, औ की नहीं। तो वह घर की ओर चल पड़ा, तो घर और क्रिया का संबंध है, बराबर। क्रिया कौन सी है, चल पड़ा, और घर क्या है, संबंध सूचक। तो आगे देखिए, मेरे पास चाकू है। अभी चाकू का संबंध किसके साथ है, मेरे साथ है, बराबर। तो मेरे पास चाकू है, तो मेरे और चाकू का संबंध है। तो पास ये शब्द जो है, वो शब्द क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। तो मेरे पास चाकू है, मतलब पास, ये जो संबंध सूचक शब्द है, वो मेरे और चाकू का संबंध दर्शाते हैं। जिस तरह घर के सामने पेड़ है, तो घर और पेड़, इनका संबंध सामने इस शब्द से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर संबंध सूचक अव्यय के पहले का, की, रे, री, के ये विभक्ति आती है, ज्यादातर संबंध सूचक अव्यय के पहले। तो थोड़ा ध्यान में रखना है हमें कि संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं। हमें खाली ये दिमाग में रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। संज्ञा घर संज्ञा है, सर्वनाम पेड़ है, तो ये सामने शब्द क्या हुआ है, संबंध सूचक अव्यय हुआ है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सर नेक्स्ट 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 इनकी परिभाषा आप लिख लीजिए। अव्यय संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसे संबंध सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, घर के सामने पेड़ है। सामने शब्द आपने कैसा लिखो, लाल कलर में लिखो, लाल पेन से। घर और पेड़ का संबंध है, इसको इन्वर्टेड इंटू ब्रैकेट में लिखो, कंस में लिख दो कि घर और पेड़ का संबंध है। दूसरा, वह घर की ओर चल पड़ा, तो और इस शब्दों को लाल पेन से लिखो, और कंस में घर और क्रिया का संबंध है इसे लिखो। और मेरे पास चाकू है, तो कंस में लिखो मेरे और चाकू का संबंध है, और पास ये क्या है, संबंध सूचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, ज्यादातर संबंध सूचक, फिर से लिखा इसमें कि का, की, रे, री, के ये विभक्ति आती है संबंध सूचक अव्यय के पहले, ऐसा ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखिए, अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय, अर्थ के अनुसार। पहले आप अर्थ दिमाग में ले लो, देखो कितने 10 अर्थ दिए। काल, स्थान, दिशा, साधन, विरोध, समता, हेतु, सहज, विषय और संग्रह, बराबर। तो अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय देखिए कि कौन कौन से हैं। कालवाचक में क्या क्या आएगा, पहले, बाद, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, ये आएगा काल के वाचक। दूसरा, स्थानवाचक में क्या आएगा, बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे, स्थानवाचक में आएगा। दिशावाचक में निकट, समीप, निकट यानी नजदीक, समीप यानी भी नजदीक, और ज्यादा, उसकी ओर, सामने, ये आएगा दिशावाचक में। साधनवाचक में क्या आएगा, साधनवाचक, निमित्त, द्वारा, जरिए, मतलब किसके द्वारा, किसके जरिए, किसके थ्रू, किसके साथ, किसके निमित्त से, इस तरह से। आगे है विरोध सूचक। तो विरोध सूचक में क्या आएगा, उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विरोध सूचक। समता सूचक में क्या आएगा, अनुसार, इसके अनुसार, उसके अनुसार, सदृश, समान, तुल्य, तरह, इस तरह से। हेतुवाचक में देखिए, रहित, अथवा, सिवा, अतिरिक्त,
थोड़ा ये 7 नंबर का जो हेतुवाचक है वो थोड़ा जरा ज्यादा ध्यान में रखो, क्योंकि बच्चे ज्यादा करके भूल जाते हैं। तो हेतुवाचक जो है उसमें क्या आएगा? रहित, अथवा, सिवाय, अतिरिक्त। हाँ। 8 नंबर देखिए, सहचर सूचक। सहचर सूचक में क्या आएगा? समेत, संग और साथ। सहचर, सहचर यानी के साथ साथ, अपने साथ साथ, एक साथ, इस तरह से सहचर सूचक, समेत, संग, साथ। 9वां क्या आएगा? 9 नंबर का विषयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कैसे आएगा देखो? विषयवाचक संबंध, मतलब संबंध सूचक अव्यय में अर्थ के अनुसार विषयवाचक विषय, बाबत और लेख। ठीक है, ध्यान में रहेगा। और 10वां है संग्रहवाचक। संग्रहवाचक यानी जैसे हम बोलते ना इकट्ठा करते हैं, उस तरह से। समेत, भर, भर भर के, भर, तक, यहाँ तक, ऊपर तक, नीचे तक, मतलब कहाँ तक करना है? यहाँ तक भरना है, वहां तक भरना है, इस तरह से समेत, भर, तक। तो ये जो पूरा तख्ता है जो दिया है, ये आप 4-5 बार पढ़ो और देखो, आप दिमाग में आ जाएगा आपके। ये तो इजी है। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक। और ये 6 नंबर से आप थोड़ा अच्छे से बाहर कर लो। समता सूचक, हेतुवाचक, सहचर सूचक, विषयवाचक, संग्रहवाचक। तो परीक्षा में ज्यादातर आपको कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और साधनवाचक ज्यादा करके पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये तो आपको फिर भी ध्यान में रखना है, आगे चल के भी आपको काम आएगा, क्योंकि व्याकरण तो कभी भी काम में आता ही है। चाहे आप 10वीं कक्षा में हो या 15वीं कक्षा में हो, व्याकरण तो हमेशा व्याकरण ही है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप अच्छे से ये अपनी कॉपी में जतन कर लो। सर नेक्स्ट, अभी क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर क्या है देखो। जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे देखो, अंदर आओ, क्या वाक्य दिया है? अंदर आओ, तो ये क्रिया विशेषण है। अंदर आओ क्रिया दर्शाता है, और वो क्रिया की विशेषता कैसे दर्शाता है? घर के अंदर आ, बरोबर, क्रिया की विशेषता प्रकट करता है क्रिया विशेषण के साथ। और तो वाक्य कैसा आएगा? घर के अंदर आ। सर नेक्स्ट, अभी समुच्चय बोधक अव्यय क्या देखेंगे? अभी हम समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, दो शब्दों का, दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, बराबर। जैसे हम सीता और गीता पढ़ रही है, सीता गीता पढ़ रही है, ऐसा थोड़ा हमें सुनने में अटपटा सा लगेगा ना। तो उसमें हमें क्या शब्द डालना है? और। दूसरा वाक्य देखिए, मुझे पेन या पेंसिल चाहिए, मुझे पेन या पेंसिल चाहिए। सुरेश खेलता है लेकिन सूरज पड़ता है, ये दोनों भाई है। सुरेश खेलता है लेकिन सूरज पड़ता है। मैंने उससे कहा कि तुम जल्दी जाओ, मैंने उससे कहा कि तुम जल्दी जाओ। तो इन सब वाक्यों में और, या, लेकिन, कि, क्यों, किंतु, परंतु, अथवा, ये जो सब शब्द है जो दो वाक्य को या दो शब्दों को जोड़ते हैं, ये जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। सर नेक्स्ट, ये ऐसे के ऐसे आप अपने कॉपी में लिख लो। जैसे सीता और गीता पढ़ रही है, मुझे पेन या पेंसिल चाहिए, सुरेश खेलता है लेकिन सूरज पड़ता है, मैंने उससे कहा कि तुम जल्दी आओ। ये और, या, लेकिन, की, ये शब्दों को आपने लाल पेन से लिखकर स्क्वायर बना दो, चौकोन कर दो उसको, या गोल कर दो, फिर आपको अच्छे से दिमाग में रहेगा। सर नेक्स्ट,
कुछ समुच्चय बोधक अव्यय देखिए और इस अवयवों से आप वाक्य बनाइए। और जब आप वाक्य बनाएंगे तब आपने क्या करना है, इन शब्दों को लाल शाई से हाईलाइट करना है। देखिए, और, तथा, एवं, या, अथवा, नहीं तो, वरना, न, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, फिर भी, बल्कि, इसलिए, इसीलिए कि, अर्थात, मानो, क्योंकि, ताकि, ये जो सब शब्द है ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ये शब्द क्या करते हैं, दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ते हैं और इसलिए हमें इन शब्दों को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। सर नेक्स्ट, हाँ अभी देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या देखना है हमें अभी, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय यानी कि जैसे बोलते ना, अरे बाप रे, अरे रे, आहा हा, वाव, बहुत सुंदर, वाव, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, इस तरह बोलते हैं हम शब्दों को, बराबर। तो हम अपने भाव प्रकट करते हैं, बराबर, हमारे हमारी भावना प्रकट करते हैं कि वो देखकर हमें क्या लगा। जैसे बगीचा में बड़ी फुलवारी खिली है तो देखते ही हम क्या बोलेंगे, वाव, कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया फुलवारी है, ऐसा बोलते हैं ना। अगर कोई अच्छी साड़ी पहनेंगे तो हम बोलते हैं ना, वाह, कितनी सुंदर साड़ी है, कितनी सुंदर साड़ी है, ऐसे बोलते हैं। तो उस तरह से हमें हमारा विस्मय, हमारा आश्चर्य हम प्रकट करते हैं। तो पहला वाक्य देखिए, बाप रे, कितना बड़ा सांप। तो जब हम सर्प को देखते हैं तो हम आश्चर्य तो होता ही है। कोई सर्प को हाथ लगाने को जाता है क्या, कोई नहीं जाता है, उसको देख के हम डर के भाग जाते हैं, बराबर। अगर कोई बोलेगा अरे वहां पर ना सांप आया हुआ है तो हम देखने जाएंगे वहां तक, लेकिन अंदर घुसेंगे नहीं, अंदर नहीं जाएंगे। तो जब तुरंत हमारे अगर आंखों के सामने वो दिखाई दे तो हम क्या बोलेंगे, बाप रे, इस तरह से बोलेंगे। तो ये जो बाप रे शब्द है वो क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। अभी देखिए दूसरा वाक्य, छी, कितनी गंदगी है। अगर समझो वहां पर कूड़ा कूड़ा कचरा पड़ा है, बास आ रही है, कहीं चाय गिरी है, कहीं पानी गिरा है, कहीं कोई किसी ने खाना खाकर अनाज डाल दिया है, कूड़ा करकट डाल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, छी, कितनी गंदगी है। तो ये घृणा हो गई, मत्सर, क्या हो गई ये, घृणा। तीसरा वाक्य देखिए, वाह, शानदार इमारत है, बराबर। तो शानदार इमारत यानी कि अच्छी इमारत, सुंदर इमारत, सुडौल इमारत। तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। तो ये वाह शब्द क्या हुआ, प्रशंसावाचक विस्मयादि बोधक। चौथा देखिए, हाय, मैं लुट गया। लुट गया मतलब बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ था वो चला गया। तो हाय, हाय रे, मैं लुट गया, इस तरह से। तो शोक मतलब बोलते दुख, टेंशन। तो हाय, मैं लुट गया। तो हाय ये जो शब्द है वो क्या है, शोकवाचक लेकिन विस्मयादि बोधक है। पांचवा देखिए, आहा, क्या ठंडी हवा है, बराबर। अभी जब ठंड के मौसम में ठंडी पड़ती है तो हम तो ऐसा बोलते हैं कि आह, क्या ठंड हवा है। तो उससे हमें हर्ष होता है, खुशी होती है। तो ये भी विस्मय ही है। तो जो विस्मय होता है, हर्ष होता है, घृणा होती है, प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, शोक होता है, दुख होता है, और उसको हम विस्मय से प्रकट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट, अभी आपने ये आपके किताब में अच्छे से लिखना है, हाँ। और ये जो शब्द है, बापरे, छी, वाह, हाय, हा, ये जो शब्द है ये आपने क्या करना है, लाल अक्षर में लिखना है। और बाकी जैसा मैंने लिखा है, आप या तो काला पेन यूज करो या तो नीला पेन यूज करो, लेकिन आपकी कॉपी में पहले पन्ने पर ये ठीक से आपने लिखना है। जिस तरह से मैंने अभी पूरा जो दिया था, शुरुआती से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द के भेद, ये मुझे हर एक पन्ने पर एक एक चाहिए। और जो मैंने लाल
शाई से लिखा है वो आपने भी लाल शाई से ही लिखना है, और इस तरह से अच्छे से लिखना है। कैसे भी गर्दी करके गिचपड़ गिचपड़ मत लिखो। इस तरह से लिखो कि आपकी कॉपी कोई भी खोलेगा, कोई भी देखेगा तो उसको ऐसा खुशी होना चाहिए कि अरे कितना अच्छा लिखा है इस बच्चे ने। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको ग्रुप पे कि एक पन्ने पर ज्यादा लाइनें मत लिखो, इतना ही लिखो कि आपको पढ़ते वक्त खुद को अच्छा लगना चाहिए। तो कैसे लिखोगे? उदाहरण, बाप रे कितना बड़ा सांप, छी कितनी गंदगी है, वाह शानदार इमारत है, हाय हाय मैं लुट गया, आहा क्या ठंडी हवा है, आहा। इस तरह से ये अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट। अभी देखिए आगे, प्रकट होने वाले भाव के आधार पर इसके निम्नलिखित भेद है। प्रकट होने वाले भाव के आधार पर, तो हमारे भाव किस तरह से हम प्रकट करते हैं? देखो, हर्षबोधक, तो हर्षबोधक में क्या आएगा? आहा, धन्य, वाह वाह, ओ वाह, शाबाश, इस तरह से, बराबर। और दूसरा देखिए शोक बोधक, शोक बोधक शब्द कैसे आएंगे? आ, हाय हाय हाय, हाँ, त्राही त्राही, बाप रे, इस तरह से शोक बोधक शब्द आएंगे। आगे देखिए विस्मयादि बोधक है, है? ओहो, अरे वाह, इस तरह से। तिरस्कार बोधक शब्द में कैसे बोला जाएगा? छी, हट, धिक, धट, छी छी, चुप, इस तरह से। अब इस स्वीकृति बोधक में कैसे बोला जाएगा? स्वीकृति बोधक मतलब जैसे हम बोलते कि हाँ हमें हमें स्वीकार है, उस तरह से। स्वीकृति बोधक में कैसे बोलेंगे? हाँ हाँ, अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, जी हाँ, बहुत अच्छा, इस तरह से। और संबंध बोधक में कैसे बोलेंगे? रे, री, अरे, अरे बावरी, अरी, ओ, ओजी, अजी, हेलो, इस तरह से। और आशीर्वाद बोधक में कैसे बोलोगे? दीर्घायु हो, जीते रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो, सुखी रहो, खुश रहो, इस तरह से आशीर्वाद बोधक। सर नेक्स्ट। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये शब्द के भेद समझ में आए होंगे। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया के विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और ये आपने सब अपनी कॉपी में लिख लेना है ताकि आपको आगे चलकर हमेशा अच्छा याद रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।